ठीक है, यस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। मैंने लिखा तंत्र, सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सिस्टम कहां से आया? ये सिस्टम वहां से नहीं आया जो आप समझ रहे हैं कि सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम नहीं है। आजकल अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत चल रहा था सिस्टम, सिस्टम नहीं समझा आप, वो सिस्टम नहीं। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है नदियों का या फिर नालों का प्रवाहित रूप से बहना, अच्छे से बहना, एक विस्तृत रूप से बहना, सिस्टम कहलाता, तंत्र कहलाता। हमारे शरीर में कोई वेन, नस, उस नस से कोई दूसरी नस जुड़ती है, दूसरी नस से कोई तीसरी नस जुड़ती है, उससे कोई नस जुड़ती है, उससे कोई नस जुड़ती है। ये हमारे शरीर में कहलाता तंत्री का तंत्र। क्या कहलाता है? एक प्रकार का जाल बना हुआ। और एक वैज्ञानिक शोध में तो यह बताया गया कि हमारे शरीर के अंदर इन तंत्रों को, इन नसों को अगर एक एक जोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी का एक हम चक्कर उसको बांध सकते हैं। इतना बड़ा होता है जाल, कई हजारों किलोमीटर का। तभी तो आपकी उंगली के पास में अगर गलती से किसी चीज का कोना लग जाए या चुभ जाए कोई पिन, तो आप तुरंत से हाथ हटाते हैं। तो यहां पर इसको क्या फील, इसको फील नहीं हो रहा, फील डायरेक्ट किसको हो रहा है? मस्तिष्क को। सोचो उस वेन ने, उंगली की वेन ने उस मस्तिष्क की वेन तक कितनी भयंकर तरीके से भेजा होगा। ये हमारा तंत्रिका, समझा मेरी बात। और जिनका नहीं होता, कोई व्यक्ति कोमा में, तो जाहिर सी बात है उसकी उंगली जड़ाते रहो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र विस्फोट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक होगा अपने आप ही होगा, डॉक्टर नहीं कर सकता। समझा मेरी बात। कईयों का सिस्टम इतना खराब हो जाता है कि डॉक्टर ये बोलता है कि अब सेवा पानी घर पे करो, साहब ले जाओ। नहीं, कई बार फिल्मों में ऐसा होता है कि बाहर निकलता बोलता आई एम सॉरी, नहीं सर हम यहाँ, हमारे यहाँ से नहीं, हमारे होता है कि घर ले जाओ। ठीक है साहब, मैंने पूरी कोशिश की, बस बात खत्म। या डॉक्टर बात ही नहीं करता, क्योंकि वो बात कर लेगा तो साढ़े को 2 मिनट में केस कर सकते हैं उसके ऊपर, मार दिया और कुछ बात हो गया। वो सब लिखा है, विधि का विधान, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये तंत्रिका तंत्र ये होता है। इसलिए कोई नदी, नदी से कोई नदी जुड़ी, फिर इससे कोई नदी जुड़ी, इससे कोई नदी जुड़ी, इससे कोई नदी जुड़ी, इन सबका नाम है। ये होती है मुख्य नदी। कौन सी नदी होती है? मुख्य नदी, प्यारे बच्चों। और मुख्य नदी के अंदर कोई नदी आके गिर रही है तो कहलाती है सहायक नदी। मुख्य नदी में कोई नदी गिरी तो, अब ये तो मुख्य हो गई और ये इस सहायक की क्या हो गई? सहायक। लेकिन मैं इसके हिसाब से, मुख्य नदी की है सहायक और सहायक में कोई गिर रही है तो ये कहलाती है उप सहायक। क्या कहलाती है? ठीक। ये उप सहायक नदी किसकी हो गई भाई? इसकी तो ये सहायक ही हुई ना। इसको एक बार भूल जाओ, ये कोई नदी है, नदी में कोई नदी गिर रही है तो मुख्य नदी की है क्या होगी? सहायक नदी। लेकिन ये उप सहायक लिखा, लेकिन वो किसकी उप सहायक? ना कि इसकी। मेरी बात समझ गए क्या? यस। कई दीदी समझ रही है कि ये तीसरी का नाम उपसहायक होगा, वो इसके अकॉर्डिंग उपसहायक होगा, इसके अकॉर्डिंग तो सहायक ही है। अब इसकी भी कोई सहायक है जो इसकी क्या होगी? गौण। क्या कहलाएगी? और इस गौण की भी कोई सहायक है, ये आके गिर रही है, ये इधर गिर रही, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी उपगौण। क्या कहलाएगी? उपगौण। समझा? और ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। बस आप 1 2 3 4 5 तक याद कर ले, दी बेटर होगा, और इससे बड़ा नहीं होता कोई भी। भारत में नदियों का अपना महत्व है साहब, और ये नदियां जो बनती हैं किस लिए काम में ली जाती हैं? नदियों का पानी पीने योग्य होता है। किसके योग्य होता है? पीने योग्य। नदियों से बिजली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भाई? बहते हुए पानी में करंट होता है। कर रही। अरे साहब, किसी नदी के ऊपर कोई बांध बनाएंगे, क्या बनाएंगे? और पानी बहेगा और उसके ऊपर कोई टरबाइन लगाएंगे, पानी बहते हुए पानी से जब वो पंखा घूमेगा एज ए जनरेटर, कोई पंखा लगा दिया पानी के अंदर और पानी बहते हुए पानी से वो पंखा फ्लो करेगा तेज,
और फ्लो करने के बाद में प्लस माइनस, बताइए बिजली बनेगी नहीं बनेगी? यस। तो ऐसे एक नहीं कई प्रकार के टर्बाइंस, और आजकल तो ऐसा कर दिया गया कि बांधों के नीचे टर्बाइंस जो है कुछ इस प्रकार से लगा दिए गए। कहने का मतलब कोई बांध है और यहाँ पर नदी का पानी और ये इधर जाएगा, तो इनके प्रत्येक के अंदर कुछ इस प्रकार से ऊपर मोटर और नीचे की तरफ जमीन के अंदर ऐसे लगा दिया। अब जाहिर सी बात है पानी इधर से फ्लो करेगा ऐसे, तो क्या इसको घुमाएगा? यस, नीचे की तरफ लगा दिया, पानी नीचे से फ्लो कर रहा है और वो घूम रहा है, और घूमने के बाद में क्या बन रही है? बिजली। एक नहीं कई प्रकार की यूनिट यहाँ पर लगा दी, तो किसका उत्पादन हो रहा है? बिजली का उत्पादन हो रहा है। पीने योग्य पानी, नदियां बनती कैसे हैं? नदियां बनने का सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है, ये पूरा समुद्र होता है, ये थल भाग होता है, ये पहाड़ियां होती हैं, ग्लेशियर होते हैं, बर्फ के जमे हुए पहाड़ होते हैं, बर्फ के जमे हुए क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं ऊपर की तरफ। बर्फ के जमे ऊपर पहाड़ होते हैं। अब इनसे नदियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? नदी। यहां पर लोगों के घर होते हैं, क्योंकि नदियों के पास में ही बस्तियां पाई जाती, घने पेड़ पौधे होते हैं। नदियों का पानी इन क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, बांध बनाए जाते हैं। ये सब तैयार कैसे होता है? ऊपर सूर्य, जैसे सूर्य का प्रकाश समुद्र पर पड़ता है और पड़ने की वजह से क्या बनता है? मुझे कभी कभी लगता है कि ये पूरी क्लास सिर्फ धक्के मार के पास होके आई है यहां तक, ठीक है ना? इसका होता वाष्पीकरण। साइंस में तुम्हारे मुझे लगता है कि ग्रेस लगा के पास होके आए हो तुम लोग, और मैथ तो माशाल्लाह तुम्हारी कैलकुलेशन तो मैंने देख ही ली, नहीं जी के मैं देख ही रहा हूँ, ओके, रीजनिंग मैंने समझ ही ली कैसी, ओके, और तुम यहाँ क्यों बैठे हो अब मुझे सारा समझ में आ गया, ठीक है? ये होता वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण होने से ओ माय गॉड बादल बनते हैं यहाँ पर, ऐसे बड़े बादल बनते हैं ऐसे। और बादलों से चौको, बादलों से दीदी वर्षा होती, वर्षा होती, बारिश होती, एक ही नाम, ठीक है? इन ग्लेशियरों में ये पानी इकट्ठा होता है। वाष्पीकरण जब भी होता, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, और कभी भी खारापन वाष्पीकरण में नहीं आता, क्लियर? कभी सब्जी वगैरह बनाए, सब्जी में नमक वगैरह डाल दे, ऊपर से ढक्कन हम ढक देते हैं, प्लेट ढक देते हैं, प्लेट को बाहर निकालना, उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें चिपक जाती है। अरे चिपक जाती है क्या? यस। कभी उस बूंद को आप चख करके देखना, नमक का स्वाद नहीं आएगा। या नीचे हल्दी मिर्च डाली हुई, कभी भी वो जो है नमकीन नहीं होगा, मिर्ची वाला पानी नहीं होगा, हल्दी वाला पानी नहीं होगा, सफ़ेद होता है वो। कैसा होता है? अरे ऐसे होता है, चाय के ऊपर ढक दो आप कोई भी कटोरी वगैरह, बाहर निकालते उसके ऊपर देखना पसीने से हो जाते हैं, बूंद बूंद सी हो जाती है, कैसे होती है? सफ़ेद। यानी क्या हो गया? गर्म चीज का, सूर्य ने पानी को क्या किया? गर्म। क्या हो गया? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होने से सीधा क्या बने? बादल। बादल होने से क्या हुई? वर्षा। बरसात का जल शुद्ध सीधा यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर सब के सब क्या बन गए? ग्लेशियर। अरे क्या पैदा हो गए? ग्लेशियर। ग्लेशियरों से क्या पैदा हुई? यहाँ पर नदियाँ। अरे क्या पैदा हुई? नदियाँ।
और नदियों का क्या सोर्स हो गया, तो नदियां इस क्षेत्र के अंदर पीने योग्य पानी पहुंचाती है, बिजली बनाई जाती है, बांध बनाए जाते हैं और बांधों से बहुत बड़ी बड़ी क्या निकाली जाती है, बिजली बनाना, पानी पीने योग्य, बांधों से बड़ी बड़ी क्या निकाली जाती है, नहरें निकाली जाती हैं। इसको बोलते हैं परियोजना। क्या बोलते हैं? हम नदियां पढ़ेंगे और नदियों के साथ में पढ़ेंगे बांध परियोजना, जिस भी नदी के ऊपर होगी। समझिएगा मेरी बात? यस, पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है भारत में। नदियां या ड्रेनेज सिस्टम भारत का अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र जो है वो, भारत में अपवाह तंत्र जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक, अरब सागर की नदियां, ठीक है, यस। एक बंगाल की खाड़ी की नदियां और एक अंतः प्रवाह का अपवाह तंत्र। ये तो पानी के नदियां जाने के हिसाब से। और भारत में नदियों के उद्गम अगर बात करें तो वो किस प्रकार से? प्रादेशिक नीचे। एक तो हो गई हिमालय की नदियां। किसकी नदियां? हिमालयी तंत्र की नदियां। फिर एक होता है प्रायद्वीप भारत की नदियां, और तीसरी वही किसका? अंतः प्रवाह की नदियां। इसको समझना, अरब सागर, बंगाल खाड़ी और अंतः प्रवाह का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नदी, देखिए इधर की तरफ ये वाला, ये जो एरिया है, इस पूरे का नाम है अरब सागर। क्या नाम है? और इस वाले का पूरे का नाम है किसकी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। अगर कोई नदी अपना जल इधर गिरा रही है तो मतलब, और कोई अपना जल इधर की तरफ गिरा रही है तो, कोई नदी अगर किसी जगह से बह कर के और एक ही जगह पर समाप्त हो रही है, ऐसा नहीं कि कहीं पर निकली और किस में मिल गई, तो जाहिर सी बात है इस नदी का भी जल किस में जा रहा है, तो वो तो बंगाल खाड़ी कहलाएगी। लेकिन कोई नदी एक जगह से निकल के भारत में ही समाप्त हो गई, किसी झील में गिर गई, किसी पहाड़ी से निकल करके कोई माता का चमत्कार हुआ, नहीं समझा मेरी बात? कईयों के होता है, तो माता का चमत्कार हुआ, वहां से कोई नदी नाला निकला और किसी आसपास के क्षेत्र में विलुप्त हो गया, तो वो क्या कहलाया? अंतः प्रवाह। अरे क्या कहलाया? अंतः, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं जाएगा पानी। बाहर चला गया तो 2 जगह जाएगा, क्या तो कहां जाएगा? या फिर बंगाल खाड़ी। बोल बात समझ गए? हिमालय तंत्र की नदियां, प्रायद्वीप भारत की तंत्र की नदियां, अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह सेम वही। अब हिमालय और प्रायद्वीप क्या है इसको समझना। हिमालय और ये कुछ इस प्रकार से है, अगर नदी हिमालय से निकली है, कहां से निकली है? हिमालय क्षेत्र से निकली है, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। अगर नदी हिमालय क्षेत्र से निकली है और फिर बह रही है, तो नदी कहलाएगी हिमालय क्षेत्र की नदी। किसकी कहलाएगी? अगर कोई नदी प्रायद्वीप भारत क्षेत्र, निचले वाले इलाके से, प्रायद्वीप भारत का मतलब मैदानों के ठीक नीचे की तरफ, अरावली, ठीक है, यस, ये वाला, और इस क्षेत्र के अंदर कोई नदी बह रही है, ये वाला,
इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई नदी निकली और बह रही है, कोई भी नदी यहां से निकली इधर बह रही है, किधर भी पानी जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ऊपर वाला तंत्र कहलाएगा हिमालय नदी तंत्र। क्या कहलाएगा? हिमालय नदी तंत्र। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र। दोनों समझ गए? और अंदर की तरफ कोई नदी निकली और बह करके खत्म हो गई, निकली बह के खत्म हो गई, निकली बह के खत्म, किसी में मिली नहीं, तो क्या कहलाया? अंत्य प्रवाहगत। बोला बात समझ गए? यस। इन सब का भी प्रतिशत है अलग अलग अलग, कि किसका क्या प्रतिशत है, किसकी कौन सी है क्या। जिन नदियों का जल सर्वाधिक है जिन नदियों में, तो वो नदियां हैं हिमालय तंत्र की। किसकी है? हिमालय तंत्र की। बोला बात समझ गए? किसकी है? हिमालय तंत्र। अब इस हिमालय तंत्र के अंदर भी और प्रायद्वीपीय भारत के तंत्र में भी, तो हमने जैसे एक टेबल पढ़ी थी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ा रहा था, हम आपको मैदान पढ़ा रहा था, दोनों की अलग अलग बातें लिखाई थी मैंने आपको। यस, सेम ऐसे ही कुछ कुछ बातें हैं इसकी, ठीक है ना, कि भाई हिमालय नदी तंत्र, इसकी नदियां सर्वाधिक लंबी होती है, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या होती हैं? छोटी होती हैं, डेल्टाओं का निर्माण कम करती है, ज्वार नद मुख बनाती है। इन नदियों में पानी ज़्यादा होता है, लेकिन हम जिनमें पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर बांध बना करके हम बिजली का उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं नहरों का, लेकिन इनमें कम कर रहे हैं हम, जिसका कारण कई प्रकार के देशों के साथ में समझौता, बांग्लादेश के साथ में हो रखा, इसलिए हम नहीं बना सकते। इधर जो है पाकिस्तान के साथ में हो रखा सिंधु नदी समझल समझौता, इधर चीन के साथ में भी कई सारे समझौते, नेपाल के साथ में भी हो रखे हैं, तो इसलिए हमने बांध कम बना रखे हैं और यहाँ पर कम उपयोग कर रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र में तो खूब दबा के हमने बांध बना रखे हैं, खूब बिजली का उत्पादन करते हैं। यस, जिन नदियों में जल क्षमता ज़्यादा होती है, जिन नदियों के अंदर जल ज़्यादा होता है, उनके अंदर बिजली बनाने की प्रक्रिया, परियोजना की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। जिनके अंदर कम होता है उनके अंदर कम होती है, जल कम होता है, जाहिर सी बात है। यस, बांध बना दिया और पानी उसके अंदर कमी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या बांध का एरिया ज़्यादा भरेगा क्या? कम भरेगा। कम भरेगा तो हम लोग इतना उपयोग कर ही नहीं पा रहे। इनमें कम होने के बावजूद भी हम लोग इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। इसमें क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है और हम कम कर पा रहे हैं उपयोग, जिसका कारण है कई देशों के साथ में हमारे होने वाले समझौते। क्लियर? इसके अलावा एक चीज और, नदियों के बहने की प्रक्रिया, सीटी में भी यह प्रश्न आया था। कोई नदी, मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियां, इसको बोलते हैं ट्री प्रकार की नदियां। कैसी होती हैं? ट्री, पेड़ की जैसी। कोई एक नदी में आकर कोई नदियां मिल रही हैं और कुछ इस प्रकार से मिल रही हैं, ये कोई होती है, तो सबके अलग अलग नाम होते हैं। कोई अनुवर्ती होती है, कोई अनुधेरी होती है, नहीं समझा मेरी बात? यस, कोई ढलान वाली होती है, सबके अलग अलग। अब की बार सीटी में भी प्रश्न पूछा गया था, अनुनावर्ती होती है, यस, पूर्ववर्ती होती है, क्या नाम होते हैं, क्या होता है ये सब, ये भी एक विशेष टॉपिक है, ठीक है। तो अपवा तंत्र को अगर हम देखें तो भारत का अपवा तंत्र काफ़ी बड़ा है, कई प्रकार की नदियां हैं, और जिसके अंदर अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय तंत्र की नदियों के अंदर, हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं, हिमालय तंत्र की नदियों के अंदर मुख्य नदी जो है, 3 नदियां हैं मुख्य नदी। एक है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी, मुख्य नदी सिंधु। फिर दूसरी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। और तीसरी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और इसी की सब सहायक नदियां। तो सिर्फ हिमालय में कितनी नदियां पढ़ेंगे हम? 3, प्रत्येक का डायग्राम बना करके। क्लियर? प्रश्न जो आता है वो हिमालय के अंदर इन 3 नदियों का, और ये 3 ही फिक्स नदियां जिनकी सहायक नदियां आकर के इसमें गिरती। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कई सारे नाम हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं, वो सब गिरती है। जैसे हम अगर अरावली से बात करें, लूनी नदी। कौन सी नदी? तो क्या अरावली को मैंने प्रायद्वीप का हिस्सा माना था? बिल्कुल है। अरे है या नहीं है? देखो साहब, ये डायग्राम ऐसे ही बना रखा, और जब प्रायद्वीप भारत पढ़ा था तो यही डायग्राम बनाया था हमने। मैंने कहा था ये सब हिमालय का पार्ट नहीं है। अरे बनाया था क्या? नहीं है। तो ये सब लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। क्लियर? और छोटी मोटी पेरियार हो गई, भरत पूजा हो गई, अलपूजा हो गई, गोवा के अंदर मांडवी हो गई, जुआरी हो गई, पेनुरू हो गई, ठीक है, यस, वेगई नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, यहाँ पर जो है कृष्णा नदी हो गई, तो ठीक, कावेरी नदी होगी, कृष्णा नदी होगी, गोदावरी नदी हो गई, तमाम नदियाँ, महानदी होगी, स्वर्णरेखा नदी हो गई, ब्राह्मणी नदी हो गई। ये तमाम जो नदियाँ आएंगी जिनके नाम लिए, संख्या में जो ज्यादा नदियां वो किसकी हैं? प्रायद्वीप भारत की। लेकिन बहुत छोटी छोटी बात है इन सब के अंदर, लेकिन
संख्या में कम लेकिन बातें बहुत ज्यादा हैं, तो किसकी है? प्रायद्वीप भारत। समझने में बहुत अच्छा रहेगा, स्पष्ट रहेगा, क्लियर। और इसको जो है हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखेगा भारत का अपवाह तंत्र, लिखेगा भारत का अपवाह तंत्र, पॉइंट बना के लिखेंगे। लिखेगा अपवाह, सबसे पहले लिखेंगे अपवाह, शब्द लिखेंगे अपवाह, परिभाषा लिखेंगे इसकी। किसी निश्चित मार्ग में, किसी निश्चित मार्ग में, किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को, जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। मुख्य नदी, इसी में मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियां, व उसकी सहायक नदियां, ब्रैकेट में करना, उपसहायक, गौण, उपगौण आदि, ब्रैकेट बंद। क्या लिखा आपने? मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियां, और सहायक नदियों के अंदर ब्रैकेट में करना उपसहायक, गौण और उपगौण, ब्रैकेट आदि और ब्रैकेट बंद। किसका निर्माण करती है? तंत्र का। लिखो नदियां मिलकर, आदि नदियां मिलकर अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। लिख लिया? ध्यान देना साहब, कोई नदी हम बहा रहे थे, ये वाली, जो कि अलग से नहीं बह रही, जो किसी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से बह रही है। भाई साहब, पहले नदी बही थी, बाद में यहां पर लोग रहना शुरू करे थे, क्योंकि मानव की आवश्यकता क्या हुई? जल। जल सबसे पहली आवश्यकता है, बाद में सारी चीजें। जल होगा तो खेती भी कर लेंगे, खाने के लिए हो जाएगा, और खेती वगैरह होगी तो जाहिर सी बात है वो अपनी झोपड़ी बना सकता है, और इसी खेती वगैरह से वो अपने बड़े बड़े घर बनाता, अर्थव्यवस्था का हिस्सा। समझा मेरी बात में? तो जितनी भी सभ्यताएं हुई वो सब नदियों के किनारे क्यों हुई? क्योंकि साहब जल मानव की हमेशा से क्या रहा है? आवश्यकता। क्लियर? यस। पीने के लिए, नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, यस। अब आप लोग ये डायग्राम देख करके सोच लेंगे भाई साहब कोई पहाड़ी से एक नदी निकल रही है ना? बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। लेकिन कभी कोई नदी बनती है, उसका जो उद्गम वो किसी पहाड़ी से कुछ यूं नहीं होता। ये तो तुम्हारे आसपास के गांव की पहाड़ी से कोई नाला निकलता हुआ, लेकिन नदी जब बनती है तो वैसे नहीं बनती है, वो आसपास के क्षेत्र से छोटे छोटे नालों से उसका पानी उसमें गिरता है, उसका छोटा छोटा पानी इधर से ऐसे गिरता है, ये सब इधर से बनने के बाद में, और फिर आगे जाकर के ये नदी बनती है, फिर वो बहती है तो एक नदी के रूप में बहती है। समझे आप? आसपास कभी किसी पेड़ को आप देखते हैं तो पेड़ आपको बस यूं ही दिखाई देता है कि साहब ये पेड़, लेकिन आपको उस पेड़ को रोकने के लिए वो करोड़ों की संख्या के अंदर छोटी छोटी जड़ें, वो नहीं दिखाई देती। जड़ें खत्म तो पेड़ भी, ये पूरा एरिया खत्म तो नदी भी खत्म। और ये खत्म कब होती हैं? जब इनको खत्म किया जाता है, ग्लेशियर को।
और ग्लेशियर कैसे खत्म हो रहा है? ग्लेशियर खत्म हो रहा है पृथ्वी के ताप से। पृथ्वी के, हम जितनी भी चीजें उपयोग कर रहे हैं हमारे वर्तमान दैनिक जीवन के अंदर, ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो नवंबर यानी अक्टूबर के अंत से ही, पहले के समय अक्टूबर से ही सर्दियां शुरू हो जाती थी, लोग स्वेटर पहनना शुरू कर देते थे उत्तर भारत में। लेकिन हमने पंखे चला रखे और ये सर्दी दिसंबर से शुरू होगी। एक बार कोई हल्की फुल्की बारिश होगी, लौटता हुआ मानसून, फिर सर्दी शुरू हो जाएगी और ऊपर के क्षेत्र से हवाएं नीचे आना शुरू होंगी और ऊपर की तरफ मानसून सर्द रहेगा। ऊपर का जो मौसम है वो सर्द रहेगा। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक तापन। ये जितनी भी गैसें हैं, हरित गैसें, वो क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही है। और बढ़ने का कारण हम लोग कार्बन, CO2, गाड़ियों से निकलने वाली धुआं, इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, हाइड्रोजन चलने वाली गाड़ियां, CNG की गाड़ियां, इनका प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर CNG की गाड़ियां बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली क्षेत्र में, NCR क्षेत्र तक कोई भी हम अब कारखाना नहीं लगा, जो लग गए वो लग गए। अब कोई भी कारखाना, ईंट का भट्टा नहीं चलेगा वहां पर, सब दूर चलेंगे अब, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। वहां पर हर घर के अंदर 2-3 गाड़ियां है। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। कहीं आसपास के 2 किलोमीटर दूर पार्क में खड़ी करके आ रहे हैं, घर पे है ही नहीं। घर ही छोटे छोटे बना रखे हैं, गलियां ही नहीं है लोगों को रहने, क्योंकि वहां पर राजधानी क्षेत्र है तो वहां पर बहुत ज्यादा कंपनियां, बहुत सारे ऑफिस थे, तो लोगों ने वहीं पर ही रहना शुरू कर दिया, वहीं पर ही काम धंधा शुरू कर दिया, तो जनसंख्या बढ़ती गई। फैक्ट्रियों में कारीगर वगैरह चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो वहीं पर दूसरी जगह से आकर के वहीं। अब ऐसा तो ना कोई आदमी बिहार से रोजीना 1500 किलोमीटर दूर आएगा, दिल्ली में जॉब करके फिर 15 किलोमीटर जाएगा, वो वहीं रहेगा। गांव से लोग शहरों में रहना क्यों शुरू करते हैं? कईयों की नौकरी लग जाती है, कई लोग वहां पर अपना धंधा शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात गांव छोड़ना पड़ता है। आज गांव में धीरे धीरे पुराने मकान देखते होंगे आप, बड़ियों मामलों के जो पुराने मकान थे वो बिजनेस करने के लिए बाहर चले गए। आज उनके जो भी हवेलियां वो पूरी ऐसी पड़ी हुई है चूने की। क्यों? क्योंकि साहब पलायन करके दूसरी जगह, शहर बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है। और शहरीकरण हो रहा है तो पीने के पानी इन सब के लिए। अब जयपुर का इतना शहरीकरण हुआ, पहले जयपुर इतना छोटा था कि रामगढ़ से, जो रामगढ़ बांध है, वहां से पानी, बांडी नदी जाती थी वहां पर, और वो पानी सीधा जो है नहरों के द्वारा, पाइपों के माध्यम से जयपुर को पेयजल जाता था। अब जयपुर की जनसंख्या इतनी होती गई कि जो पानी वहां पर बरसात का पहुंच रहा था वो भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर कॉलोनियां काट दी, तो पानी कहां से जाएगा? सारा पानी बहा दिया गया। बांध आज भी सूखा पड़ा है, तो पानी आया ही नहीं। तो तुरंत दूसरे बांध से, बिसलपुर से परियोजना बनाई और उसका पानी फिर जयपुर के अंदर पहुंचाया गया। तो बांध से हम लोग नदियों से, नदियों के ऊपर क्या बनाते हैं? बांध, और बांध से क्या निकालते हैं? पीने योग्य पानी, बिजली बनाते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि नदियों से बिजली बना ली तो वो पानी पीने योग्य नहीं होगा। बिजली कभी नदी से नहीं बनाई जाती है, उसके पानी से टरबाइन चला करके किया जाता है। क्लियर? तो ये तो अपवाह तंत्र इस प्रकार से तैयार होता है कि नदियां, उसकी सहायक नदियां मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? अब दूसरी बात मैं कह रहा था कि नदी बनती कैसे? तो नदी जो बनती है, ये बनने का जो क्षेत्र, छोटे छोटे नालों वाला, इसको कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। क्या कहते हैं? नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। और इनके बीच में जो एरिया होता है, ये भाई साहब, इसको कहते हैं बेसिन। क्या कहते हैं? बेसिन। इसको बेसिन बोल दो या जल ग्रहण बोल दो, वो भी बात एक ही। पॉइंट बनाना और लिखना। जिस क्षेत्र से नदी व उसकी सहायक नदियां, जिस क्षेत्र से नदी व उसकी सहायक नदियां हिमनद व वर्षा का जल प्राप्त करती हैं, हिमनद व वर्षा का जल प्राप्त करती हैं, वर्षा का जल प्राप्त करती हैं, वह उस नदी का, वह क्षेत्र उस नदी का, या वह उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र या बेसिन कहलाता है, या बेसिन कहलाता है।
ठीक है। भारत का अपवा तंत्र, लिखिए अलग पॉइंट, भारत का अपवा तंत्र भारत का अपवा तंत्र लिख दिया आपने, यस। वैसे 2 भागों में बांट रखा है, ठीक है ना। आप बोलोगे साहब ये 3 तो यहां बता दिया, 3 तो यहां बता दिए, ये कौन से भाग बता दिए? तो ये तो जल गिर रहा है, इसको तो कहा जाता है सागरीय अभिविन्यास। क्या कहते हैं? सागरीय अभिविन्यास। ये तो कहलाता है साहब क्या? सागरीय अभिविन्यास। क्लियर? एक दूसरा जो आपने ये पढ़ा कि साहब हिमालय, प्रायद्वीप और अंतरप्रवाह, ये हो गया उद्गम के आधार पर। किसके आधार पर हो गया? उद्गम के आधार पर। तो ये लिख देंगे हम प्रादेशिक उद्गम के आधार पर। तो अपनी कॉपी के अंदर एक ही लाइन के अंदर ऐसे लिखना, उद्गम स्थिति के आधार पर। ठीक है, अपनी लाइन एक ही लाइन में करना, अलग अलग मत करना, क्योंकि इनके नीचे मैं लिखवा कर खत्म कर देता हूं। सागरीय अभिविन्यास और दूसरा उद्गम स्थिति के आधार पर। ठीक है, अब सागरीय अभिविन्यास, नदियां किस किस में जा रही थी? क्या बंगाल खाड़ी में जा रही थी क्या? यस, एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, और तीसरा अंतः प्रवाह। और साहब अगर इसका प्रतिशत पूछ ले, किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं लिखवा देता हूं आपको, एनसीईआरटी छोड़ के, है ना। किसी गाइड में कहीं पर भी अगर पूछे प्रश्न तो कैसे, कि सबसे ज्यादा नदियां अपना जल किस में गिराती हैं? कि बोले साहब अरब सागर में गिराती है कि अंतः प्रवाह में, कि या बंगाल खाड़ी में? सबसे ज्यादा जल अपना गिराती किस में? पूरी भारत की नदियां का 77% हिस्सा, 77% हिस्सा जो है वो बंगाल खाड़ी में गिरता है। 18% हिस्सा अरब सागर में गिरता है, और 5% हिस्सा अंतः प्रवाह में। और जोड़ लो, और तुम्हारी मैथ तो माशाल्लाह जोड़ दो, 100% होगा। हो रहा है क्या? 8 और 7 15, 15 और 5 15 और 5 20 होते हैं, ठीक है। यस, 0 हासिल लगी 2, है ना, पावर में 2, 7 और 2 7, 8 और 9, 9 और 1 10, तो दीदी 100% हो गया, है ना। उद्गम स्थिति के आधार पर तो उद्गम कितना हो गया? वही 3। एक कौन सा? हिमालयी तंत्र, हिमालयी नदियां। दूसरा प्रायद्वीप भारत की नदियां। और तीसरा, मैं आपके इस भाषा मतलब नोट शैली को बहुत इजी तरीके से बना रहा हूं, आप एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, मैं बता रहा हूं आपको। और ये कई बार मैंने जो है अपनाया हुआ इस चीज को। यस, कर लेना, हिमालय तंत्र की नदियां, प्रायद्वीप भारत की नदियां और अंतः प्रवाह की नदियां, ऐसे। ठीक है, अब इसका प्रतिशत नहीं नापा जाता, कि प्रतिशत तो सिर्फ पानी अगर गिर रहा है बंगाल खाड़ी में तो वो हमने नाप लिया, ठीक है ना। यस, कि भारत की 77% नदियां जो है किस में गिर रही हैं? 18%, और अंतः प्रवाह कितनी है? 5%। बोलो, बात समझ गए क्या? यस। लेकिन इन दोनों हिस्सों से बहुत प्रश्न आता है साहब, हिमालय और प्रायद्वीप दोनों में क्या क्या अंतर है? क्लियर? यस। तो सेम वही बात करनी है। कैसी बात करनी है? दीदी कॉपी देना एक बार, आप पढ़ी दो। जिनके भी यहां से आपने लिख लिया, ये बचा हुआ, या फिर कोई भी अगर नए पेज से, तो सेम एज इट इज इसको 2 भागों में कर देना। यस, इस पेज को 2 भागों में सिर्फ मोड़ना है, फाड़ना नहीं। यस, कर दिया आपने। यस, इसके एक तरफ लिखना है हिमालयी नदी तंत्र, और एक तरफ लिखना है
प्रायद्वीप भारत का नदी तंत्र, दोनों का अंतर मैं आपको स्पष्ट करा रहा हूं। यस, है ना। जिसके आधा पेज बचा हुआ है वो मोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके ये इतना ही बचा हुआ है, ये इसमें कुछ और लिखवा दूंगा बाद में, है ना। नोट्स खराब नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो। एक एक लाइन, एक एक जगह आपकी पूरी पूरी थी करेंगे। कोई डायग्राम बनवा देंगे इसमें, कुछ चिड़िया मोर का चित्र बनवा देंगे, नहीं समझे आप। यस, हिमालय तंत्र की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां अलग अलग कॉलम में लिख लिया आपने। यस, अरे कर लिया क्या। यस, काफी अच्छे से बात को समझते हुए हम लिखेंगे। नंबर 1 पहला पॉइंट, ठीक है ना। यस, वो लिखना हिमालय वाले में लिखेंगे आप, हिमालय वाले कॉलम में लिखेंगे। लिखेगा इस तंत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां व उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। इस तंत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां व उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। लिख लिया। दूसरा, प्रायद्वीप वाले में लिखना, तो यहां से प्रायद्वीप भारत की नदियां कहां से निकलेंगी, प्रायद्वीप भारत से। लिखना, पॉइंट बना के लिखना। इस क्षेत्र में या इस तंत्र में, हाँ पहली उसकी पहली यही, इसकी पहली यही लिखे। इस तंत्र में कई लोग हिमालय में लिख रहे हैं इस बात को, हिमालय में नहीं लिखना। किस में लिखना है, प्रायद्वीप वाले में। पहले इसकी बात लिखा दी और उसी का ही दूसरा जवाब इसमें दे रहे हैं, फिर अलग से आएगा तो उसका बात लिख दी तो उसका जवाब वहां पर आए, ठीक है ना। यस, लिखिए। इस तंत्र में प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियां व उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियां व उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। ठीक है सर। यस, अगली लाइन। अब अगली लाइन किस में शुरू करेंगे, हिमालय वाले में, ठीक है ना। यस, तो जितनी भी वो बात लिखी थी, अब एक बात और बता देता हूं, ये शायद मैं पहले भी कई लोगों को बता चुका हूं। आप लोग जो ये 2 हिस्से में लिख रहे हैं और इसमें आपने कोई लाइन लिखी थी साहब ऐसे 4 में, और यहां पर आपने कोई लाइन लिखी, वो कितने में पहुंच गई, 5 में। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया दोनों का। अगला पॉइंट यहां से शुरू होगा, ना कि इसके नीचे से। जगह छोड़ देना और ये जगह छोड़ देना और यहां से पॉइंट शुरू होगा, ताकि इसका इसमें लिखेंगे। अगर इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, फिर अगला पॉइंट यहां से, यानी सबके कॉलम आमने सामने होने चाहिए। समझ गए आप। यस, अगला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, लिखना। इस तंत्र की नदियां हिमनद तथा वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती हैं। अतः ये नदियां सदावाहिनी, एक शब्द ओब्लिक 12 मासी, 12 महीनों तक बहती, सदाबहार होती, हमेशा बहती, क्योंकि हिमनद से भी जल इकट्ठा करती है और किससे, वर्षा से भी, दोनों से। तो कौन सी नदियां सदावाहिनी है, हिमालय वाली। क्या प्रायद्वीप वाली है या नहीं है, देखते हैं। लिखेगा इस तंत्र की नदियां, इसके ठीक सामने हिमालय वाले में लिखे, उसमें प्रायद्वीप वाले में लिखेंगे इस तंत्र की नदियां केवल हिमनद से करेगी। अरे प्रायद्वीप वाली नदियां अपना जल किससे इकट्ठा करेगी, सिर्फ हिमनदों से ही करेगी ना। यस, जपीड़ मेल दूंगा, यहाँ हिमनद कहां से आ गए, यहाँ ग्लेशियर बर्फ के जमे हुए पहाड़। अच्छा, तुम्हारे अरावली में बर्फ के जमे हुए पहाड़ तुम्हारे घर के पास होंगे, चलो यहाँ तो बर्फ के पहाड़ कहां से आए, यहाँ टेम्परेचर कहां है इतना, सिर्फ वर्षा से। कई दीदियां करिए हाँ हिमनद से करती हैं, वो लिख भी रही हैं।
इस तंत्र की नदियां केवल वर्षा से जल इकट्ठा करती हैं, केवल वर्षा से जल ग्रहण करती हैं, जल प्राप्त करती हैं। अतः इस क्षेत्र की नदियां, क्या शब्द लिखूं? सुनो, आप बोलते हो सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, तो बरसात कितना हुई? 4 माह तक, 5 माह तक, और 4-5 महीने ही बारिश होगी, उसी दौरान नदी जीवित होती। 6 महीने बह जाएगी, 7 महीने बह जाएगी, उसके बाद फिर सूखी। तो इसको बोलते हैं मौसमी नदी। वेरी गुड। अर्थशास्त्र में आप पढ़ोगे मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? मौसम के अनुसार। कभी देखना, एक दुकान आपके गांव में आसपास 2-3 दुकानें ऐसी होंगी, पतंग के मौसम में पतंग की दुकान, समझा मेरी बात? यस। फिर उसके बाद में दिवाली पर उसकी पटाखे की दुकान, और दूसरी अब छठ का चल रहा है तो उसके बहुत सारे फल फ्रूट रख लिए उसने, उसकी दुकान, होली पर कलर की दुकान। तो वो मौसम के हिसाब से, तो इसको कहते हैं मौसमी रोजगारी, बेरोजगारी। क्लियर? मौसम के अनुसार इसमें मुनाफा ज्यादा होता है, इसमें मुनाफा क्या होता है? ज्यादा। क्लियर? मौसम लिखेगा। तो इस तंत्र की नदियां केवल वर्षा जल प्राप्त करती हैं, इसलिए क्या होती हैं? मौसमी। ठीक है ना? इस हिमालय वाले में लिखेगा, पहला पॉइंट लिखेगा, हिमालय की नदियां नवीन है। नवीन, देखो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। नवीन का मतलब नया। अरे साहब, पहले ये हिस्सा बना था, बाद में क्या बना है? हिमालय। बाद में बना हिमालय, दोनों प्लेटें ऊपर टकराने से। जब अगर इस समय की बात करें तो देखिएगा, यहां पर ऊपर मैंने 3 बताए थे। पेंजिया जब टूटा था, पेंजिया जब टूटा था तो 2 भागों में टूटा था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड कितने भागों में टूटा था? 3। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। और नीचे गोंडवाना लैंड कितने भागों में टूटा था? 5, ना कि 4। अरे भाई 3 तो ये, और नीचे 5, कौन कौन से? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ओशनेशिया और प्रायद्वीप। यही तो था प्रायद्वीप भारत। तो भारत की भूमि बहुत पुराने से। तो बताओ, कोई चीज ये बन रही है और फिर इसके अंदर नदियां ये, और अब उसके कुछ समय बाद में दोनों प्लेटें टकराती हैं एक दूसरे से, और टकराने के बाद में बीच में कोई उभार बनता है, हिमालय। तो हिमालय नवीन हुआ, जबकि ये भूमि क्या है? पुरानी। क्लियर? ठीक है। अगला शब्द लिखा हूं, उससे पहले बात को समझना। जब छोटा बचपन होता है हमारा, तो बचपन हम उसको बोलते हैं। कौन सी अवस्था होती है वो? शिशु अवस्था नहीं बोलते कि हम लोग? कई दीदियों के पास में होम साइंस रही हो, होम साइंस उसमें आता है। और जिनके पास में होम साइंस नहीं रही तो 10वीं तक उन्होंने पढ़ी होगी नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, उसकी बुक चलती थी, है ना? यस। अगर देखी हो तो तुमने, कईयों की थी बुक, तो वो फिर एग्जाम में पता चला कि आज किसका, वहां सेंटर पे जाने के बाद पता चला कि आज किसका पेपर था। कईयों के साथ तो ये भी होता है ना। कोई वो इसलिए होता है क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं है ना पढ़ने वाला, इसलिए। शिशु अवस्था, उसके बाद में हम थोड़े बड़े होते हैं। क्लियर? यस। बाल्यावस्था, वेरी गुड। जो हम आए किशोरावस्था, फिर आती है युवावस्था, फिर एक हमारे पिताजी वाली उम्र, प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था? फिर हमारे दादाजी वाली एज, वृद्धावस्था। फिर उसके बाद तो सीधी बाहर की अवस्था। नहीं समझा मेरी बात? ये हो तो शिशु, बाल्या और ये चीजें, ठीक है? यस। इन 2 को उठाते हैं, ठीक है? अगर ये ले लेंगे तो बहुत ज्यादा बूढ़ी होगी, ये ले लेंगे तो अभी अभी हो गई, कल परसों पैदा हुई अभी नदियां।
ये लेंगे तो हाँ भाई काफी पहले जन्म हुआ है। अभी युवा अवस्था में तो है, पूछा गया प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी युवा अवस्था में है, तो सारी प्रायद्वीप भारत की नदियां थी और उनमें से एक दे दी किसकी, हिमालय वाली, तो हिमालय वाली, तो हिमालय का जो तंत्र वो किसमें है, युवा। और अपने प्रौढ़ावस्था में, ठीक है ना, हमारे पिताजी वाली एज, तो वो कौन सी होगी, प्रौढ़ावस्था। ये प्रश्न पूछा है, लिखिए लाइन लिखी होगी हिमालय के अंदर, हिमालय नवी, इसी के अंदर, इसी में, तथा वलित पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, वलित पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। अतः ये नदियां युवा अवस्था में, अतः ये नदियां युवा अवस्था में, लिख लिए, चलो नेक्स्ट, किसमें, प्रायद्वीप वाली में, लिखिएगा पॉइंट बना के लिखना। इस तंत्र की नदियां पठारी क्षेत्र में बहती हैं, ये नदियां पठारी क्षेत्र में बहती हैं, इस तंत्र की नदियां पठारी क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। और पठार और हिमालय दोनों में सबसे पुराना कौन सा है, पठारी भाग, और जो जितना पुराना भाग होगा पठारी क्षेत्र से क्या निकलता है, खनिज। कभी भी कोई हिमालय पढ़ा है जब मैंने बताया यहां से खनिज निकलता है, सब वो तो अभी बना है, पठार बहुत पहले से हैं, अब उनके अंदर बहुत सारी चीजें जमी हुई हैं, यस। तो ये लिखना, ये नदियां प्रौढ़ावस्था में, ये नदियां प्रौढ़ावस्था में है। लिख लिया आपने। अब देखो साहब, एक तो ऊपर के क्षेत्र से नदी बह करके आ रही है, मैं आपको कुछ इस प्रकार से समझा देता हूं, ध्यान देना मेरी बात, कोई बात। कोई नदी ऊपर वाले क्षेत्र से बह रही है और मैदानी क्षेत्र में, और मिट्टी का और जल का, मिट्टी हमेशा जल में क्या हो जाती है, घुल जाती है, और घुल करके फिर आती है, तो मिट्टी का कटाव कर रही है, और कटाव को बोलते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं, अपर्दन, शब्द है अपर्दन। यहां की नदियां पठारी क्षेत्र में बह रही, ऑलरेडी चट्टानी इलाकों में, तो क्या वहां पर मिट्टी है, क्या नहीं है, तो चट्टानों का सिर्फ पहले से कटाव होता है, गहरी घाटियां, तो वो यहां पर बहती है, तो डेल्टा निर्माण कम होता है, या मिट्टी लेकर के आती है तो यहां पर डेल्टा वगैरह ज्यादा बनते हैं। प्लस मैं बात अभी अपर्दन की कर रहा हूं, तो कौन सी नदियों में अपर्दन क्षमता ज्यादा पाई जाती है, हिमालय वाली में, जबकि प्रायद्वीप वाली में नहीं पाई, क्योंकि ये नदियां मैदानों से बहती है, तो मैदानों में मिट्टी का कटाव करती है। ये किस में बहती है, पठारी पहाड़ी क्षेत्रों में, तो यहां पर कटाव इतना हो ही नहीं पाता। क्लियर, लिखेगा पॉइंट बना के, हिमालय वाले में लिख रहे हैं, इन नदियों की अपर्दन क्षमता अधिक है, इन नदियों की अपर्दन क्षमता अधिक है, इन नदियों की अपर्दन क्षमता अधिक है। प्रायद्वीप वाले में लिख लो, इन नदियों की अपर्दन क्षमता कम है, इन नदियों की अपर्दन क्षमता कम है। लिख लिया आपने। हिमालय वाले में लिख रहे हैं, हिमालय वाले में ये नदियां वी आकार की घाटियां, गॉर्ज, व
कैनियन का निर्माण करती हैं। ये नदियां वी आकार की घाटियां, गॉर्ज और कैनियन का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये नदियां अपना भाव क्षेत्र से क्या तो वी आकार की घाटी बनाती है। कैसी घाटी बनाती है? वी आकार की, दो पहाड़ों के बीच में। क्या फिर वो गहरा गोर्ज बनाती है। गोर्ज का मतलब उस घाटी क्षेत्र के अंदर अगर कोई नदी बह रही है तो वहां पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ, यस, सिंधु नदी सबसे गहरा गोर्ज बनाती है, बुंजी गोर्ज। क्या नाम है? भारत का सबसे गहरा गोर्ज है बुंजी गोर्ज, जम्मू कश्मीर के वहां पर। ठीक है ना? यस। कैनियन कुछ इस प्रकार से मिट्टी नदी बहेगी तो वो अपना यहाँ पर चट्टानों का कटाव कर देगी, फिर यहाँ पे सीढ़ी नुमा कटाव कर देगी। उस इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? और फिर पानी बह रहा होता है। क्लियर? प्रायद्वीप भारत वाली क्या करती है? ये सिर्फ गहरी घाटियां बनाती है। क्या बनाती है? गहरी घाटी। दो एरिया से, मतलब कोई ये ऊंचा पठारी एरिया, ये पठारी एरिया, इनके बीच में से नदी बह रही है और सिर्फ गहरी क्या बना रही है? घाटी बना रही है। लिखेगा, ये नदियां केवल गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, गहरी व चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। ठीक है, हिमालय वाले में देखना, इन नदियों में अवसादों की मात्रा, हिमालय वाले में देख रहे हैं, इन नदियों में अवसादों की मात्रा अधिक होती है। अतः ये नदियां, इन नदियों में अवसादों की मात्रा अधिक होती है, अतः ये नदियां, भाई इतनी दूरी से बह करके आती हैं तो अपने साथ में चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी ला करके यहां पर बिछा देती हैं। बिछाना मिट्टी का तो मतलब ये क्या बना देती है? यहां पर मैदान। इन नदियों में अवसादों की मात्रा अधिक होती है, अतः ये नदियां मैदानों का निर्माण करती है। अतः ये नदियां, हिमालय वाली, मैदानों का या विशाल मैदानों का, ऐसे लिखना, अतः ये नदियां विशाल मैदानों का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीप वाले में लिखना, इन नदियों में अवसादों की मात्रा कम होती है, अतः ये नदियां, इन नदियों में अवसादों की मात्रा कम होती, कम और ज्यादा बिल्कुल नहीं होती, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, इन नदियों में अवसादों की मात्रा कम होती है, अतः कम चौड़े मैदानों का निर्माण करती है। अतः कम चौड़े मैदानों का निर्माण करती है। प्रायद्वीप वालों देखो, ये नदियां छोटी छोटी हैं, इधर गिर जाती है ऐसे पैर निकल करके। यस, लंबी नदी कौन सी दिख रही है आपको? बताओ, हिमालय वाली। और छोटी नदियां कौन सी दिख रही है? प्रायद्वीप भारत वाली। लिखे, हिमालय वाली। इन नदियों की लंबाई अधिक होती है, हिमालय वाले में लिख रहे हैं, इन नदियों की लंबाई अधिक होती, जबकि इन नदियों का मार्ग छोटा होता है। प्रायद्वीप वाली, जबकि इन नदियों का मार्ग छोटा होता है। हिमालय वाले में कहेंगे, इन नदियों का बेसिन बड़ा होता है। इन नदियों का बेसिन, बेसिन का मतलब जहां से नदी क्या करती है? अरे बोलो, जल इकट्ठा, जल ग्रहण। तो इनका बेसिन बड़ा होता है। किनका? हिमालय वाली का। देखिए, इन नदियों का बेसिन बड़ा होता है, लेकिन कम संख्या में समुद्र में गिरती हैं। हिमालय वाले में लिख रहे हैं, इन नदियों का बेसिन बड़ा होता है, लेकिन कम संख्या में किस में गिरती हैं? समुद्र में गिरती है।
प्रायद्वीप वाले में लिखेंगे इन नदियों का बेसिन छोटा होता है, परंतु अधिक संख्या में महासागरों में या समुद्र में, महासागरों में या समुद्र में गिरती हैं। लिख लिया? अब देखो साहब, हिमालय वाली नदी बहती है तो मैदानी क्षेत्र से बह रही है, और मैदानों में क्या जमी हुई है? बिछी हुई है मिट्टी। तो इन नदियों के तल के अंदर जलोढ़ अवसाद होते हैं। जलोढ़ मतलब मिट्टी के। और जबकि ये नदियां जो है पठारी क्षेत्र में बहती है, तो इसलिए इनका जो तल होता है वो किसका बना होता है? कठोर चट्टानों का। जो मिट्टी क्षेत्र में बहती हैं वो नदियां धीरे बहती हैं सब। कैसे बहती हैं? और जो पत्थरों में बहती हैं वो नदियां कैसे बहती हैं? स्पीड से, तेज। और तेजी से किस में गिरती हैं? समुद्र में। लिखिएगा, हिमालय वाले में लिख रहे हैं पहला पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो भी है लिखिएगा, इन नदियों का तल जलोढ़ अवसादों से बना है। इन नदियों का तल जलोढ़ अवसादों से बना है। प्रायद्वीप वाले में लिखेंगे इन नदियों का तल कठोर चट्टानों से बना। कठोर चट्टानों से बना है। ठीक है? इसी की बात अलग अलग पॉइंट में हिमालय वाले में लिखेंगे, ये नदियां मैदानों में विसर्पण करती हैं। ये नदियां मैदानों में विसर्पण करती हैं। पानी का फैलाव, ये नदियां मैदानों में विसर्पण, एक शब्द है विसर्पण, इनका पानी अधिक फैलता है इन क्षेत्रों में। क्लियर? प्रायद्वीप वाली में, जबकि ये नदियां डेल्टाई क्षेत्रों में विसर्पण करती हैं। जबकि ये नदियां डेल्टा क्षेत्रों में विसर्पण करती हैं। ठीक है? यस। और ये पॉइंट जो अगला पढ़ा रहा हूं, ये पॉइंट अभी इसको खत्म होने के बाद में चीजें समझाऊंगा। पूर्ववर्ती क्या होता है, अनुनावर्ती क्या होता है। यस, हिमालय वाले में ना, ये नदियां पूर्ववर्ती हैं। ये नदियां पूर्ववर्ती हैं। ये लिखना, ये नदियां प्रायद्वीप वाले, ये नदियां अनुवर्ती हैं। ये नदियां अनुवर्ती हैं। लिख लिया आपने? यस। ये भी आगे समझाऊंगा मैं आपको, बहुत सारे पॉइंट होंगे। यस। नेक्स्ट, हिमालय वाले में लिखना, इन नदियों में जल की मात्रा अधिक होने के कारण, इन नदियों में जल की मात्रा अधिक होने के कारण जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक होती है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक होती है, लेकिन इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इनकी
पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसका कारण है जाहिर सी बात है, नदी हमारे यहां से बह करके किसी दूसरे देश में जाती है, तो दूसरे देश इस देश और जिस देश से निकलती है, ये करार होता है कि ना तो बांध तू बनाएगा, ना बांध हम बनाएंगे, ना बांध सीधी समुद्र में गिरे। क्लियर? क्योंकि हमने बांध बना लिया, पानी को रोक लिया, तो वहां पर पीने योग्य पानी खत्म हो जाएगा। बड़े बांध जिनमें बिजली का उपयोग बना, बाकी तो हम पानी का उपयोग कर ही सकते हैं खेतों वगैरह में, नहरों वगैरह के द्वारा। यस, इसलिए गंगा नदी, यमुना नदी, इन पर कोई बड़े बांध नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन अभी एक नदी है तिस्ता नदी, उसके ऊपर हमने बांध बना दिया, तिस्ता बांध। तो तिस्ता नदी विवाद किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। मैंने आपको शुरू में जब भारत का भूगोल शुरू कर रहा था तो कुछ विवादित एरिया बताए थे मैंने आपको। फरक्का विवाद किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ। क्योंकि गंगा नदी के ऊपर ही हमने एक बैराज बना दिया। क्या बना दिया? फरक्का बैराज, इसलिए उसको दिक्कत हो गई। जबकि बनाने का कारण कुछ अलग रहा था फरक्का बैराज का, जो कि गंगा नदी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इन नदियों के अंदर, ये नदियां सिर्फ भारत में बह रही, भारत में निकल रही है, भारत में बह करके खत्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम इस पे बांध बना सकते हैं। किसी देश का हमारे पास में कोई वो नहीं है, करार नहीं है, समझौता नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर इनमें जल क्षमता अधिक है, लेकिन पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, विद्युत क्षमता। और इनके अंदर विद्युत क्षमता क्या पाई जाती है? कम, क्योंकि नदी का पानी कम है। लेकिन जितनी भी क्षमता, उन सब का प्रयोग हम कर चुके हैं। लिखेगा प्रायद्वीप वाली के अंदर। इन नदियों में इन नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता, ऐसे इन नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कम है, जिसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हम करते हैं, जिसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हम करते हैं। लिख लिया आपने? लास्ट प्रायद्वीप वाले में लिखना। जैसे मैंने लास्ट बोला, कई दीदियों के चेहरे खिलखिला गए, पता नहीं वो क्या मन में चल रहा था उनके। हाँ, हिमालय में लिखना, पहला पॉइंट लिखे। इस तंत्र की नदियों में नौकायन बोटिंग, बड़े जहाज चलाना केवल मैदानी क्षेत्र में ही किया जा सकता है। इस तंत्र की नदियों में नौकायन केवल मैदानी क्षेत्र में ही किया जा सकता है। जैसे, इसी में लिख रहे हैं, जैसे गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, अभी आगे आएगा, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, वो कैसे? वो ऐसे साहब कि साहब यहां पर ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहीं पर ही नौकाएं कर सकते हैं। डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो है बड़े जहाज नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि वहां पर पानी जो है छिछला होता है गिरने से पहले, मिट्टी का वेव ज़्यादा होता है और पानी का वेव कम होता है। जबकि इन क्षेत्रों के अंदर पानी वगैरह ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जहाज चलाए जाते हैं। जैसे अभी प्रयागराज से और फरक्का कोलकाता पश्चिम बंगाल तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बनाया गया है। जैसे असम के अंदर यहाँ पर जो है इन दोनों के मध्य क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीप वाली में ना, ये नदियां केवल डेल्टा क्षेत्र में नौकायन के लिए उपयोगी हैं। ये नदियां केवल डेल्टा क्षेत्र में
नौकायन के लिए उपयोगी है। जैसे महानदी के डेल्टा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जैसे महानदी के डेल्टा क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। कुछ समझ में आया? बात आपको समझ में आई कुछ? आप लोग सोच रहे थे कि मास्टर अपवा तंत्र पढ़ाएगा और भिड़ते ही हम नदियां पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन साहब अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। आप सोच रहे हैं कि बस ये दोनों पढ़ा दिया बात खत्म, अभी भी अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुनावर्ती, ट्री, रेखीय, वर्तीय, प्रतिरूप नदियां कैसे कैसे बहती हैं वो बताना। उसके अलावा भारत के अंदर एक जल विभाजक रेखा भी है। भारत में क्या है? ठीक है ना, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन 1 मिनट इस बात को समझना। ये जलमार्ग संख्या और ये कुछ नदियों का बहाव क्षेत्र पढ़ाने के बाद में मैं आपका जो कार्यक्रम शुरू करूंगा वो हिमालय नदी तंत्र से शुरू करूंगा, जिसकी प्रमुख 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत का जो है हम पढ़ेंगे। समझ गया मेरी बात? यस। महान जल विभाजक रेखा वो एक ऐसी रेखा जो कि शायद इस क्लास में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था पश्चिमी घाट। क्या पढ़ा रहा था? पश्चिमी घाट, जब पढ़ा रहा था सतपुड़ा, सह्याद्री और अरावली। क्लियर? फिर मैंने एक ऐसी लाइनिंग बताई थी और कुछ इस प्रकार से, ये है भारत की महान जल विभाजक रेखा, यानी कि इसके इस तरफ की नदियां निकल करके अपना जल इधर गिराती है, इस तरफ निकल करके इधर गिराती है। यस, ऐसे। और ये नदियां अपना जल इधर गिराती। कोई नदी निकली तो किसी मुख्य नदी में मिलकर के भी जल गिर सकता। यानी ये महान जल विभाजक रेखा नीचे से शुरू होती है और ऊपर अरावली होते हुए सीधा हिमाचल प्रदेश की तरफ चली जाती है। यानी कहने का मतलब जो जल विभाजक रेखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के मध्य नदियों के पानी का क्या करती है? बंटवारा करती है, अलग अलग करती है। वो है जल विभाजक रेखा। बस जो पहले बता चुका हूँ, कल एक डायग्राम में और समझा देंगे छोटी छोटी बातें। उसके बाद में हम प्रायद्वीप हिमालय नदी तंत्र हम शुरू करेंगे। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी का।